आप सभी गुरुजनों का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के लिए जो साइंस की जो टीचिंग मेथड्स है उसका वन शॉट रिवीजन करेंगे फर्स्ट यूनिट का। यानी कि पहले यूनिट को आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर जितने जितने मोस्ट आप लोगों के जो टॉपिक है उन सभी को मैंने यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर हमने यहाँ पर कवर किया है। और उसी के साथ में जो आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी वो आप लोगों को इसके एमसीक्यू पीवाईक्यूज की आपको क्लास मिलेगी जो अभी इस समय 2026-27 के लिए जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल वन शॉट रिवीजन है, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीजें मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ी है तो आप लोग उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। अदरवाइज आप लोगों की पहली यूनिट का एक अच्छे से यहाँ पर शॉर्ट के अंदर अच्छा सा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली अपनी यूनिट की जिसका नाम है यहाँ पर विज्ञान का अर्थ एवं प्रमुख परिभाषाएं। यानी कि हमने अपने जो पहला चैप्टर है उसको यहाँ पर 8-9 यूनिटों में डिवाइड किया है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया है और वो सभी भाग आज की क्लास में हम कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो आप लोगों की सुविधा के लिए, आपका समय बचाने के लिए पहले से मैंने यहाँ पर मैटर को लिख दिया है ताकि बाद में जब आप पढ़ें तो आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है जो आप सभी जानते हैं और जिसका अर्थ होता है जानना। यानी किसी चीज को आप लोग जो जानते हैं उसी को हम कहते हैं विज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, यानी एक सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग किस प्रकार से नॉलेज गेन कर सकते हैं वह यहाँ पर एक विज्ञान है। यानी सबसे पहले हम इसका एक अर्थ समझ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके लिए किन किन लोगों ने परिभाषा दी है। देखिए परिभाषा बहुत ज्यादा है लेकिन आपको मैं इंपॉर्टेंट और जो आई हुई है और जो मतलब लगती है कि इस बार आ सकती है उन्हीं को मैंने यहाँ पर कंसिडर किया। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपनी परिभाषा में अल्बर्ट आइंस्टीन की। अल्बर्ट आइंस्टीन में आप लोगों को एक चीज याद करनी है, अभी याद कर लीजिएगा, तर्कपूर्ण विचार प्रणाली यहाँ पर आइंस्टीन ने दी। क्योंकि काफी सारी परिभाषा हो जाएगी, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो और परिभाषा आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, लेकिन एक दो इनके जो कीवर्ड्स है वो आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त, यानी जो बिखरी हुई, जो भी हम यहाँ पर नॉलेज की जो फीलिंग्स ले रहे हैं, जो यहाँ पर बिखरा हुआ है उसकी विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण, यानी एक मतलब एक जगह यहाँ पर हम व्यवस्थित कर रहे हैं, बिल्कुल एक अच्छे तर्क के साथ में हम इसको यहाँ पर प्रणाली के साथ में, यानी एक तरीका, हमने एक अच्छा तरीका यहाँ पर ढूंढा है और उसको प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से मैं इसको पूरा रिपीट करता हूं, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली, यानी आपको याद देखो इतना से करना है, क्या करना है, एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली किसने दी भैया, यहां पर ये विचार दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, इतना सा आपको याद करना, पूरे में तो आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। अगली परिभाषा है अपनी डैम्पियर की। डैम्पियर साहब की सीधी सीधी बात है, उन्होंने यहाँ पर तर्क युक्त अध्ययन बताया है, विज्ञान को तर्क युक्त अध्ययन बताया यहाँ पर। चलिए पूरी परिभाषा इनकी देख लेते हैं। विज्ञान प्राकृतिक प्रक्रिया का व्यवस्थित ज्ञान और तर्क युक्त अध्ययन है। ये तर्क युक्त अध्ययन है, वो तर्कपूर्ण यहाँ पर विचार था। ठीक है, दोनों के अंदर आप लोगों को अच्छे से कंपैरिजन होना चाहिए। अगली देखते हैं परिभाषा। अगली हमारी परिभाषा है पायनकेयर की। पायनकेयर साहब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। पायनकेयर साहब बात कर रहे हैं घर बनाने से संबंधित, उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे पत्थरों से घर बनता है, लेकिन पत्थरों के ढेर को आप घर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है इनका। विज्ञान तथ्यों से निर्मित होता है, जैसे पत्थरों से निर्मित घर, ओके, परंतु केवल तथ्यों का समूह ही विज्ञान नहीं होता। खाली आपने तथ्य इकट्ठा करके यहाँ पर ढेर लगा दिया, उससे घर नहीं बनेगा। आप लोगों को बनता तो उसी से, जैसे अपने पत्थरों से घर बनता है, लेकिन पत्थरों के ढेर को हम घर नहीं कह सकते। तो जैसे पत्थरों से बना ढेर घर नहीं होता, उसको अपने को चिनाई करनी पड़ती है, उसको एक व्यवस्थित तरीके से एक अच्छी प्रणाली के साथ में उसको सुव्यवस्थित किया जाता है। अगली परिभाषा हमारे नेहरू साहब की है। विज्ञान का अर्थ केवल परखना या मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना। सीधा से याद रखना यार, मस्तिष्क को प्रशिक्षण कौन दे रहे हैं, ब्रेन को ट्रेनिंग कौन दे रहे हैं, नेहरू दे रहा भैया, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, चलिए साहब अगले हैं हमारे स्पेंसर। स्पेंसर है व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान का, स्पेंसर व्यवस्थित है, स्पेंसर व्यवस्थित है। अगली हमारी है कोठारी साहब।
कोठारी साहब कह रहे हैं विज्ञान को सीखना, विज्ञान को करना है। यानी कोठारी क्या कर रहा है, पहले तो सीख रहा है, उसके बाद में उसको कर रहा है। यानी पहले तो उसको सीख रहा है कोठारी, उसके बाद में उसको कर रहा है। ठीक है, तो कुछ 5 परिभाषाएं थी हमारी जो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो पहला पॉइंट था हमारा विज्ञान का अर्थ एवं प्रमुख परिभाषाएं। दूसरा पॉइंट अपना विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान एक जीवंत, यानी कि जैसे जीवित व्यक्ति होता है, जीवंत नए अनुभवों के अनुसार विस्तार पाता हुआ गतिमान ज्ञान है। देखो मैं इसको सीधा सा बता दूं, ये देखो ऐसा तो है नहीं कोई एक फिक्स है जिसमें आज हमने जो मैटर डाल दिया वो आगे बढ़ेगा भी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, जैसे जैसे विकास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे विज्ञान में नई चीजें ऐड होती जाती है, यानी कि नई चीजें यहाँ पर आती जाती रहती है, यानी कि ये एक गतिमान है, यानी मूवेबल है। ये क्या है, एक तरीके से मूवेबल इसका है। अब देखो इसके लिए यहाँ पर 2 पक्ष दिए विज्ञान की प्रकृति को, यानी साइंस की जो नेचर है उसको समझने के लिए यहाँ पर 2 पक्ष दिए हैं। किसने दिया, कोनार्ड ने दिया और एक कोलंबिया ने दिया। कौन से दिए, देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, 2 पक्ष क्या हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है स्थिर पक्ष, यानी जो फिक्स हो गया, यानी कि जो चीज हम यहाँ पर पा चुके हैं वो अपना एक स्थिर हो गया, यानी फिक्स हो गया। दूसरा हो गया मूवेबल, यानी कि जो अपन पाने वाले हैं, जो नई नई चीजें अपने साथ में यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, जिसका हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि विज्ञान यहाँ पर अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसकी प्रकृति को समझने के लिए हमें 2 भाग दिए गए। पहला है विज्ञान एक उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट ऑफ साइंस, जिसे हम यहाँ पर स्थिर पक्ष कहते हैं, यानी कि जो हम प्राप्त कर चुके हैं अब तक, जो विज्ञान में हमने प्राप्त किया ना, वो हम इसमें कवर करेंगे। जैसे कोई फैक्ट आ गया, कोई नियम आ गया, कोई थ्योरी आ गई, कोई अवधारणा आ गई, जो पहले हम ले चुके हैं, एक अपनी डिक्शनरी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अगला है विज्ञान एक प्रक्रिया के रूप में, यानी प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होगी, जो चलती रहेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोसेस में नई चीजें यहाँ पर ऐड होती जाएगी। जैसे आपने कोई ऑब्जर्वेशन किया, कोई प्रेक्षण किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई आपने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पर स्थिर पक्ष में कौन से हैं। जैसे मान लो तथ्य डाल दिया, नियम डाल दिए, सिद्धांत डाल दिए और एक प्रयोग डाल दिया, तो आपको पता होना चाहिए प्रयोग यहाँ पर गतिशील पक्ष में है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। आगे विज्ञान की जो प्रकृति है उसका अध्ययन आप 3 भागों में किया गया है। कौन सा है, पहला है आधारिक संरचना, यानी सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर। इसका मतलब मान लो यार उसकी जमीन की बात कर रहा, मतलब नींव की बात कर रहा, उसका बेस क्या है। तो बेस है विज्ञान का जो ज्ञान है, उसके कॉन्सेप्ट है और उसकी थ्योरीज है। एग्जाम में बस यही क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन उठा उठा के बनाएगा वो, और आप लोगों को वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए आप मैटर चाहे कम पढ़ो, लेकिन उसको बारंबार आप पढ़ो, ताकि आप लोगों का पॉइंट यहाँ पर मिस नहीं हो। ठीक है, तो जैसे आपको पता लग गया कि आधारिक संरचना में कौन कौन से टॉपिक हैं, विज्ञान के ज्ञान के अंदर यहाँ पर संप्रत्यय आ गया और इसका सिद्धांत आ गया। ठीक है, तो तीनों पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं। अगला अपना विन्यासात्मक संरचना, यानी कि साइनेटैक्टिकल स्ट्रक्चर। साइनेटैक्टिकल स्ट्रक्चर के अंदर आएगा आप लोगों का अवलोकन हो गया, आप लोगों का मापन हो गया, आप लोगों का वर्गीकरण हो गया, आप लोगों की परिकल्पनाएं होगी। अब मैं अगर इनकी यहाँ पर डिटेल दूंगा तो वीडियो थोड़ा सा अपना लंबा हो जाएगा, और हमने वादा किया आप लोगों से 1 शॉट 1 यूनिट पूरी अपन इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। बाकी आप लोग हमें क्या राय दोगे कमेंट में बताइएगा। अगला है सामाजिक परिप्रेक्ष्य, यानी सोशल पर्सपेक्टिव, यानी जो विज्ञान है और समाज है उनके बीच में क्या चल रहा है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, उनके बीच में रिएक्शन क्या है, वो अपना तीसरा एक तरीका है। ये 3 तरीके हो गए, आधारिक हो गया, यानी सब्सटेंटिव हो गया, साइनेटैक्टिकल हो गया और सोशियल हो गया। ओके, नेक्स्ट तीसरा अगला पढ़ेंगे यहाँ पर अन्य विषय ने विज्ञान का अन्य विषयों के साथ में कोरिलेशन क्या हो गया, तीसरा पॉइंट अपना। ठीक है, पहली यूनिट का। तो शिक्षा के क्षेत्र में सह संबंध का विकास करने का श्रेय हर्बर्ट साहब को जाता है, यानी कि जो अपनी पढ़ाई लिखाई है, स्कूली शिक्षा है, कॉलेज शिक्षा है, वहां पर इस चीज का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया, यानी उनका जो कोरिलेशन का जो यहाँ पर अध्ययन किया, वो यहाँ पर हर्बर्ट साहब थे, यहाँ पर JF हर्बर्ट साहब। सह संबंध के मुख्य सिद्धांत क्या है, यानी उस सह संबंध को समझने के लिए जो थ्योरीज दी गई है वो कौन सी है। तो इसमें आएगा ज्ञान की व्यापकता, यानी कि ब्रॉड, व्यवहारिकता, यानी अपना व्यवहार में, यानी बिहेवियर में, समय की बचत, यानी टाइम सेविंग हो गई अपनी, और रोचकता का सिद्धांत, यानी उस चीज को आप इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सहज संबंध के प्रकार होते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। पहला संबंध ऐसे मान के चलो कि अपना खुद से ही हो, जैसे मेरा हाथ इसी हाथ से सहज संबंध कर रहा है,
दूसरा मान लो मेरा हाथ किसी दूसरे के साथ में यहाँ पर संबंध कर रहा है, और तीसरा मेरी अंगुलियां हैं यही आपस में यहाँ पर सहसंबंध कर रही हो। ऐसे मतलब कि एक दूसरे के साथ में यहाँ पर सहसंबंध होता है, जो अपने को यहाँ पर मोस्टली 3 प्रकार से देखना। पहला देखें यहाँ पर यूनिलैटरल। यूनिलैटरल में क्या होता है, जैसे बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी ये हो गया अपना यूनिलैटरल। दोनों ही विज्ञान के भाग हैं, लेकिन इनका अगर संबंध देखेंगे तो वह यूनिलैटरल इनका संबंध होता है, ठीक है। दूसरी अपने पास में है कोलैटरल। अब कोलैटरल देखो एक ही विषय है और उसकी शाखा का अलग अलग पार्ट है, यानी मान के चलो जैसे मैंने उदाहरण दिया इसमें साइटोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इनको देखते आपको समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पर कोलैटरल संबंध का मतलब क्या है। और तीसरा अपने पास में यहाँ पर मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल का ये 2 प्रकार से मल्टीलैटरल। एक तो ये हो गया कि हम पहले से यहाँ पर मैं सोच के नहीं आया कि आपको क्या बोलने वाला हूं, तो वो मैं उसी समय तात्कालिक क्रिया हो गई। और एक है मैं पहले से यहाँ पर प्लान करके आया हूं कि भैया मुझे सिर्फ ये वर्ड ही आपके सामने बोलने हैं, तो ये अपना यहाँ पर मल्टीलैटरल में आता। तो जैसे सबसे पहले अपना हो गया प्रासंगिक। तो प्रासंगिक में होता है पढ़ाते समय बिना पूर्व व्यवस्था के प्रसंगवश अन्य विषयों का उपयोग। जैसे मैं यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूँ साइंस से रिलेटेड, मान लो कुछ आ गया, जैसे मान लिया तलवार है, तलवार जैसे हम बात करेंगे साहब महाराणा प्रताप साहब की जो तलवार थी उसके ऊपर आज भी जंग नहीं लग रही है, तो यानी अपने इतिहास के साथ में किसी दूसरे विषय का रिलेशन कर दिया, या हमने उस आयरन के साथ में जंग का यहाँ पर रिलेशन कर दिया। तो ये मैं पहले सोच के नहीं आया था, ऑटोमेटिक अपने जबान से निकल गया, तो ये तो होता अपना इंसिडेंटल हो गया। दूसरा है प्लान, यानी पहले से मैं फिक्स करके आऊं कि भाई मुझे यही चीजें यहाँ पर पढ़ानी है या यही चीजें मुझे यहाँ पर बोलनी है। ओके, नेक्स्ट। अब इसी से संबंधित कुछ अपने इंपॉर्टेंट चीजें हमारे जो पूर्व के जो लोग हुए हैं उन्होंने बताई है। जैसे सबसे पहले अपने पास में है रोजर बेकन, जिसका क्वेश्चन पहले तो बहुत ज्यादा आता था। गणित सभी विज्ञानों की सिंह द्वार एवं पूंजी है। देखिए गणित और विज्ञान आपको पता है एक ही पेड़ के हैं, फल हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने भी पूछ सकता है ये। भूगोल से संबंध की बात करूं तो जैसे सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, ज्वार भाटा हो गया, तो ये है तो वैज्ञानिक क्रियाएं, ये हो तो सारे सिद्धांत तो सारे विज्ञान के हैं, लेकिन हम पढ़ते कहां, हम इसको अपन भूगोल में पढ़ते हैं, इसको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन संबंध तो अपना साइंस से ही है। कला के साथ में संबंध देखिए कि जैसे चार्ट का निर्माण करना, कोई मॉडल बना रहे हैं या किसी को जुगाड़ को स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं, तो वो एक आर्ट हो गई, लेकिन वो हमने बनाया किस तकनीकी से, वैज्ञानिक तरीके से हमने उसको निर्माण किया, तो वो एक तरीके से हमारा यहाँ पर सहसंबंध हो जाता है। नेक्स्ट, अगला अपना 4th नंबर पॉइंट है विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, यानी एम वर्सेज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए भाई, तो वो एम और उद्देश्य, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि आप लोग इस समय एम करके पढ़ रहे हैं या ऑब्जेक्टिव करके देख रहे हैं। चलिए एक बार मैं टॉपिक पे आता हूं अपना, नहीं अभी भटक जाएंगे हम। लक्ष्य का मतलब ये हो गया, ये संपूर्ण शिक्षा और विद्यालय के लिए होते हैं। लक्ष्य भाई मुझे वहां पर वो करना है, यानी थोड़ी सी इसकी दूरी यहां पर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल रही है। इनकी प्रकृति दार्शनिक एवं आदर्शवादी होती है। ओके, ये व्यापक और अनिर्दिष्ट एवं दीर्घकालीन होते हैं। जैसा मैंने पहले बोला था आप लोगों की लंबे समय के लिए होते हैं, यानी कि अगर आप लोगों को बिल्कुल पूरा लंबा लेके चलना है ना टारगेट, तो वो अपना यहाँ पर एक लक्ष्य में आता है। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये विशिष्ट शिक्षण या कक्षागत के लिए होते हैं, ये छोटे होते हैं थोड़े से। यहाँ पर इनकी जो प्रकृति होती है वो साइकोलॉजिकल होती है और व्यवहारिक होती है। देखिए इन दोनों में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो यहाँ पर एक तो इनकी प्रकृति का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इनकी प्रकृति उसकी दार्शनिक होती है, इसकी मनोवैज्ञानिक होती है, उसकी आदर्शवादी होती है, इसकी व्यवहारिक होती है। तो ये जो एक एक जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला अपना उद्देश्य, ये जो सीमित होते हैं, छोटे समय के लिए अपन छोटे छोटे जो बनाते हैं ना, वो अपने यहाँ पर उद्देश्य होते हैं, निर्दिष्ट होते हैं और अल्पकालिक होते हैं, और तथा मापन योग्य भी होते हैं कि आपने कितना क्या कार्य किया, उसका अपन मेजरमेंट भी इनका कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये इनसे संबंधित कुछ परिभाषा हैं जो आप लोगों को यहाँ पर स्मरण करनी है। सबसे पहली परिभाषा है अपने पास में रॉबर्ट मैगर की। मैगर साहब ने कहा है, अधिगम अनुभव अर्जित करने के उपरांत शिक्षार्थी में होने वाला व्यवहारगत परिवर्तनों की पूर्व सूचना शैक्षणिक उद्देश्यों से प्राप्त होती है। यहां पर देखो मैगर को ऐसे याद करना, पूर्व सूचना, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डार्क किया है, क्योंकि इतनी परिभाषा आप याद करोगे एग्जाम में कंफ्यूज आओगे, तो आप एक दो कीवर्ड है ना इसके पकड़ के रखना। तो मैगर से मतलब अपना यहाँ पर पूर्व सूचना से मतलब है, बाकी परिभाषा याद हो या ना हो
लेकिन एक दो कीवर्ड है वो आप लोगों को परिभाषाओं में ऐसे पकड़ के रहना है, नहीं तो अगर आप सारी याद करने के चक्कर में रहोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर आप लोग यहां पर भूल जाओगे कि सारी परिभाषाएं किसी को याद नहीं हुई है। अगला अपने पास में एनसीईआरटी, उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है अथवा जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। देखो ये उद्देश्य के लिए बता रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है जिस दिशा में हम कार्य किया जा रहा है या जिसके लिए हम क्रिया करते हैं वो अपना एक उद्देश्य होता है। एनसीईआरटी कह रहा है अपने को प्रभावी अनुदेशन के 4 उपागम है जो यहां पर इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इनकी 4 अप्रोच है जो यहां पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपनी है जेरोम ब्रूनर की है खोज उपागम यानी कि डिस्कवरी, जेरोम ब्रूनर डिस्कवरी। डेविड आसुबल की है यहां पर वह अभिग्रहण उपागम यानी रिसेप्शन। अगला अपना स्किनर की अपनी अप्रोच है स्व अनुदेशन उपागम, ऑटो इंस्ट्रक्शन यानी कि मेरे को खुद ही अंदर से यहां पर खुद ही मेरी इच्छा हो रही है कि यार मुझे पढ़ना है या मुझे ये कार्य करना है या मुझे वो कार्य करना है। स्किनर साहब हमें कह रहे हैं बात। बेंजामिन ब्लूम या बीएस ब्लूम पारंगत उपागम यानी कि मैस्ट्री अप्रोच ब्लूम यानी ऐसे आपको इसका थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको यहां पर डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। अगली अपना 5वां पॉइंट है वो है वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड। क्या है इसके? देखो साइंटिफिक मेथड का मतलब आप खुद समझ गए, यहां पर कोई भी चीज है आप लोगों को बिल्कुल तार्किक तरीके से यहां पर प्रेजेंट करनी है। यह सत्य को प्रमाणित करने की एक व्यवस्थित पद्धति है, ठीक है, क्योंकि साइंस में यहां पर ऐसे तो हाइपोथेसिस तो चलती नहीं है, काफी जगह चलती भी है लेकिन उसको अपन यहां पर सही नहीं मानते हैं। यह सत्य को प्रमाणित करने की एक व्यवस्थित पद्धति है जो संवेगात्मक आसक्ति रहित है, यानी कोई अपने मन के विचार यहां पर ऐड नहीं कर सकते हम साइंस के अंदर। रहित हो, पूर्वाग्रह रहित हो यानी अपनी पर्सनल जो सोच है वो अपने यहां पर नहीं थोप सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहां पर कवर करती हो। इसमें कार्ल पियर्सन द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक विधि के 8 सोपान जो आपको भैया क्रम से याद रखने हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक विधि के जो 8 सोपान यानी जो स्टेप हैं वो आपको सीक्वेंस से याद करने हैं, ठीक है। चलो भाई, पहला है आप लोगों को किसी घटना को फील करना है। आपको कोई भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ उसको आपको यहाँ पर फील करना है, यहाँ पर जिससे अपन विज्ञान की भाषा में कहते हैं चेतना जागृत करना कहते हैं। अगला है दूसरा पॉइंट है घटना का स्पष्टीकरण करना। तीसरा है संलग्न तथ्यों का विश्लेषण एवं आंकड़ों का संकलन करना, यानी कि जिससे अपने को जो अपने साथ घटना हो रही है उसको पहले तो हमने फील कर लिया, फिर हमने उसको स्पष्ट कर लिया कि हाँ भाई यही है, फिर हमने क्या किया उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उनको हमने उसका एनालिसिस कर लिया और उनके जो डेटा था उसको डेटा को हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। अगला चौथा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो मैंने इसको इंपोर्टेंट में रखा है, उपकल्पनाओं यानी हाइपोथेसिस का निर्धारण या निर्माण करना। देखिए भाई यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है कि स्टार्टिंग में हमें अभी यहाँ पर कुछ पता नहीं है तो हम यहाँ पर एक कल्पना तैयार कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पर हो सकता है, तो उस कल्पना को आप लोगों को एक बेस उसका तैयार करना है और उसको यहाँ पर आपको निर्माण करना है। मान के चलिए जैसे अपने पूर्वज थे, पहले उन्होंने कई लोगों ने यहाँ पर धरती को गोल बता दिया, किसी ने कहा कि नहीं यार ये प्लेन भी हो सकती है, किसी ने कहा कि सूर्य हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा है, बाद में धीरे धीरे चीजें यहाँ पर सही होती गई। तो शुरुआत में सभी ने क्या करी यहाँ पर एक कल्पनाएं या उपकल्पना यहाँ पर बनाई है। अब आपने जो हाइपोथेसिस जो बनाई है उसका आप लोग परीक्षण करेंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे कि यार वाकई में ये चीजें सही भी है या गलत है। अगला अपने पास में परीक्षण के बाद में उसके जो आंकड़े हैं उसका जो डेटा है उसको हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे और जो हमने यहाँ पर परीक्षण किया था और जो डेटा था अब हम उसकी क्या करेंगे यहाँ पर जांच करेंगे 7वें बिंदु के अंदर और सबसे लास्ट में हम निकालेंगे अपना रिजल्ट निकालेंगे। और अगर अपनी परिकल्पना जो हमने हाइपोथेसिस किया था अगर वो सही है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर रूल और उसकी थ्योरीज बना देंगे, अदरवाइज उसमें हम सुधार करके एक नई परिकल्पना या एक नया रूल यहाँ पर देंगे जो एक वैज्ञानिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्ल पियर्सन की चीजें हैं जो आप लोगों को याद करनी है। नेक्स्ट अगला हमारे पास में वैज्ञानिक साक्षरता यानी साइंटिफिक लिटरेसी क्या है। देखो वैज्ञानिक साक्षरता वह योग्यता है जो व्यक्ति को वैज्ञानिक तथ्यों को सोचने समझने और व्यवहारिक निर्णयों में उपयोग करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा सिंपल कीवर्ड दे रखे हैं। हाँ, इसका प्रतिपादन किया पॉल
डेहार्ट हर्ड ने, भाई इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा सा देख लेना है, पॉल डेहार्ट हर्ड ने। अब यहां पर देखो ये जो साक्षरता है वो 3 प्रकार से बताई किसने, शेन ने बताई है। शेन ने भैया इस साक्षरता के 3 प्रकार बताए। सबसे पहली है प्रायोगिक या व्यवहारिक साक्षरता, यानी व्यवहारिक कोई समस्या का समाधान करना, जैसे पोलियो हो गया उसका निवारण करना है, कोई मलेरिया हो गया, कोई टीबी हो गया, वो आएगा इसमें, क्योंकि ये व्यवहार के लिए जरूरी है हमारे लिए और प्रैक्टिकल के लिए भी हमारे को ये जरूरी है। दूसरी साक्षरता है हमारी नागरिकों की साक्षरता, यानी कि हमें ज्ञान ही देना है किसी को, बस उसको मतलब ऊपर उठाना है, उसको ऊपर उठाना है। नागरिक साक्षरता जिसमें नागरिकों से संबंधित, जैसे कोई पर्यावरण का सुधार करना है, या जो भारत में जो जैसे जनसंख्या विस्फोट चल रहा है, आबादी दरादर बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो शिक्षित लोग हैं उन्होंने आज 20-30 साल पहले ही कंट्रोल कर लिया था, लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं वो आज भी इस जनसंख्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो सभी लोगों के ऊपर एक भार है। तो ये भी एक तरीके से यहाँ पर एक साक्षरता होती है। अगली यहाँ पर सांस्कृतिक साक्षरता, यानी अपने कल्चरल की बात करते हैं, जिसमें अपने विज्ञान की कोई मतलब बड़ी उपलब्धि है, जैसे अपना जंतर मंतर हो गया, एक विज्ञान की उपलब्धि है ये। जंतर मंतर हो गया कि किस कलाकारी के साथ में कैसे अपने पूर्वजों ने कितना गणितीय बुद्धि लगाई थी, कैसे उसको बनाया था, सौर ऊर्जा के हिसाब से सोलर घड़ी बनाई है। मतलब ये म्यूजियम वगैरह या आप जो बड़ी चीजें देख के आते हैं, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, वो अपने यहाँ पर काउंट होती है। अगली अपने पास में यहीं पर है सीडी गेफार्ड का प्रतिमान या घटक। इसमें थोड़े से कीवर्ड है जो आपको याद करने हैं भाई, ठीक है, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो अपना और थोड़ा सा लंबा हो सकता है। विज्ञान का ज्ञान, विज्ञान की खोजी प्रकृति, जानने के तरीके के रूप में विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज, यानी STS। तो ये अपने जो पॉइंट है वो अपने 4 पॉइंट है, यहाँ पर याद रखिएगा, अपने चारों पॉइंट है गेफार्ड की। वैसे इंपॉर्टेंट अपने सेन की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग फिर भी अपने यहां पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला अपना साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक अभिवृद्धि या अपना जो दृष्टिकोण है वह क्या है। यह संकीर्णता, छोटी सोच, पक्षपात, मैं इसके साथ हूं तो उसके साथ है, अंधविश्वास से मुक्त होकर, ये सभी चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे पास में, मुक्त होकर ज्ञान प्राप्ति करने की प्रक्रिया है। यानी कि जो एक छोटी सोच हो गया, या किसी के साथ में अपना भेदभाव या पक्षपात कर रहे हैं, या कोई हमने कोई ऐसे अंधविश्वास कर रखा, इनसे आप लोगों को दूर होकर ही आपने अगर ज्ञान प्राप्त किया तो वह अपना इसके अंतर्गत आता है। इसके जो मूल पॉइंट क्या क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा होगी तभी तो हमको कार्य कर पाएंगे। सत्य निष्ठता, धैर्य और ईमानदारी, यानी सारी चीजें हैं यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी पॉइंट यहाँ पर लेनी है बस। अगला पॉइंट अपना तीसरा, कार्य कारण संबंध की खोज। चौथा है अंधविश्वास से मुक्ति। पांचवा है विलंबित सोच, यानी सस्पेंडेड जजमेंट, यानी कि इसके लिए देखो पर्याप्त प्रमाण और साक्ष्य मिलने तक अपने अंतिम निष्कर्ष पर निर्णय को रोक कर रखना। यानी कि इसका मतलब होगा जैसे कोर्ट में जज वगैरह अपना आदेश सुनाता है, उससे पहले काफी सारी चीजें यहाँ पर देखता है, जब तक उसको कहता है अगली तारीख पे, या एक बार डिसीजन ले भी लेता तो सुनाता नहीं है, उसको होल्ड करके रखता। तो ये सारी चीजें एक साइंटिफिक एटीट्यूड के तहत ही कवर होती है। नेक्स्ट अब इसमें देखो इसके प्रोस्पेक्टिव है इसके 4। पहला इसका मूल्य परिप्रेक्ष्य, मूल्य परिप्रेक्ष्य में आएगा उसकी ऑब्जेक्टिविटी और उसका विवेक से निर्णय करना। अंधविश्वासों में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग वाला है उसके अंदर इस प्रकार का कोई भाव नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ सबूतों के ऊपर और फैक्ट के ऊपर यहां पर बिलीव करेगा। अभिवृद्धि विचारों का एक समूह है। सांस्कृतिक संदर्भ तक, मतलब कि इन चीजों में आपको एक नई टेक्नोलॉजी जो चल रही है लेटेस्ट में, उसके साथ में भी इसको प्रयोग करना है। 4th नंबर है विश्व मत परिप्रेक्ष्य, वर्ल्ड वाइड। सीधी सी बात है यार, बस जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बताया ना, उन्हीं पॉइंट को वापस से घुमा फिरा के बता रहा कि बड़ी सोच रखो, वर्ल्ड वाइड रखो, वो सारी चीजें आप मिलाओगे तो ही आप लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण पा सकोगे, ठीक है, और जिसकी हमें सख्त आवश्यकता है। अगला पॉइंट अपना विज्ञान शिक्षण के मूल्य, वैल्यू ऑफ साइंस टीचिंग। ओके, इसमें सबसे पहले अपना बौद्धिक मूल्य है। विज्ञान मस्तिष्क को क्रियाशील व तार्किक बनाता है। नो डाउट विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी हमेशा कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ करके कमाकर खा सकते हैं। आप लोग आर्ट्स वालों की तुलना में देखिएगा, विज्ञान वाले विद्यार्थी या शिक्षक या जो भी हैं, उनकी बुद्धि होती है अदर की तुलना में थोड़ी सी यहाँ पर ऊपर उठी रहती है, क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन जब व्यक्ति करता है तो उसका विकास ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ जाता है।
जॉन लॉक क्या कह रहा है इसके लिए? विज्ञान मस्तिष्क में तर्क करने की आदत डालने का तरीका है। इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बात किसने बताई है? जॉन लॉक ने बताई है कि भाई ब्रेन का अगर अपन यूज करेंगे, यानी ब्रेन और तर्क, यानी ये लॉजिक लगा रहे हैं अपन, लॉजिक ब्रेन, ये किससे संबंधित है? ये लॉक से संबंधित है। इससे जॉन लॉक से संबंधित है। नैतिक मूल्य यानी विज्ञान सत्य की खोज पर आधारित है जो सत्य बोलने की प्रेरणा देता है। ये कुछ सिंपल चीजें इनमें कोई बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। व्यवहारिक मूल्य, दैनिक जीवन की बुनियादी सुविधाएं जैसे आपको कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें विज्ञान कहां पर यूज आ रहा है? अभी आपके और मेरे बीच में विज्ञान की महत्वता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू इसकी विज्ञान की पता होनी चाहिए। सौंदर्यात्मक मूल्य, वैज्ञानिक प्रकृति के रहस्यों तक पहुंचकर उसमें सौंदर्य खुलता है। सौंदर्य यहाँ पर खाली ब्यूटी पार्लर से मतलब नहीं है, जो साइंटिफिक जो इसका नेचर है, उसके जो वह गूढ़ रहस्य जिनका हमें यहाँ पर पता नहीं है, उनमें जब हम पहुंचते हैं तो उसमें हमें सौंदर्य मिलता है। यानी कि आप लोगों को क्या क्या यहाँ पर नई चीज गेन करने को मिली है, वो भी हमारा एक वैल्यू है साइंटिफिक। अगली है मनोवैज्ञानिक मूल्य, करके सीखना व सहज जिज्ञासा की तुष्टि। एक बिल्कुल आप लोग इजी में, आप इस क्लास को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, और मैंने आप लोगों को कुछ टिप भी यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एमसीक्यू लेके आऊंगा जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई भी सवाल है मुझे कमेंट में यहाँ पर पूछिएगा, और टेलीग्राम भी आप लोग हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, @विज्ञान क्लासेज के नाम से है, ठीक है, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं पूरा लिख देता हूँ, वैसे आपको जरूरत नहीं है। विज्ञान VIGYAN विज्ञान CLASSES, ठीक है, विज्ञान क्लासेज के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। तो देखिए स्टूडेंट के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैंने कीवर्ड्स आपको बोले हैं, उनको हाईलाइट करके पढ़ना है। उद्देश्य और लक्ष्य के बीच का अंतर, कार्ल पियर्सन के वैज्ञानिक विधि के 8 चरणों का क्रम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और परीक्षा का समय बहुत करीब है, इसलिए इन नोट्स का बार बार रिवीजन करें, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ठीक है, तो ये अपनी पहली नोट थी दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा आपको इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सके। आज के इतना ही, धन्यवाद। राम राम साहब।